नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बाजार में आई बढ़त के साथ ही अब ये बाजार बहुत कुछ कहता है। कोरोना के बीच थमी हुई अर्थव्यवस्था और गिरती हुई जीडीपी के दौरान देश भर में मंदी जैसे हालात बनते जा रहे थे, लेकिन इस 21 जनवरी की सुबह अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिका में सत्ता के बदलाव के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त बढ़त देखी गई। 21 जनवरी को मार्केट खुलने के साथ ही 50,000 के आंकड़े को पार कर चुका है और 50,096.57 अंकों के साथ शेयर मार्केट खुला है और दिन भर की ट्रेडिंग के बीच शेयर बाजार 50,181 के आंकड़े को भी पार कर गया। हालांकि मार्केट 49,792 अंकों के साथ बंद हुआ, लेकिन इस बीच उम्मीदें जताई जा रही हैं कि शेयर बाजार में बढ़त का असर आने वाले समय में जीडीपी पर पड़ने वाला है और शेयर बाजार में इस बढ़त के बाद अब आशंकाएं क्या हैं, इसी पर आज का हमारा विशेषज्ञ पैनल इस पर चर्चा करेगा। और आज बाजार में देखी गई ऐतिहासिक बढ़त के आपके लिए मायने क्या हैं, ये जानने की हम आधे घंटे में कोशिश करेंगे। साथ ही इस बढ़त के साथ अब निवेश करने के फायदे और जोखिम क्या क्या हो सकते हैं, आम लोगों को इससे क्या बदलाव देखने में मिलेंगे, कितना कुछ अलग होने वाला है, व्यवस्थाओं में कितना कुछ बदलाव होगा, सब कुछ अगले आधे घंटे की चर्चा में हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इसके पर बातचीत करने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं, जिसमें शरद कोहली है मेरे साथ। अर्थशास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और मेरे साथ अंकुर चौधरी हैं, ट्रेड एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। शरद जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि अर्थशास्त्री के तौर पर आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? इसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कुछ बड़ा बदल सकता है? देखिए आलोक, लगातार मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से उस समय निफ्टी जो है, हम सेंसेक्स भी देखते हैं, हम निफ्टी भी देखते हैं, निफ्टी जो है 7,500 पे आ गया था और बढ़ के करीब 15,000 के आसपास पहुंच चुका है। इसी प्रकार सेंसेक्स 42,000 से गिर के बिल्कुल निचले स्तर पे आ गया था और आज हमने उसको 50,000 पार करते देखा है। देखिए, निरंतर लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि शेयर मार्केट बढ़ती रही, बीच में करेक्शन आती रही, पर उसका जो रुख था वो बढ़ने की तरफ था। तो उसका मुख्य कारण हम जान लेते हैं कि क्या कारण था। ये मुझे पूरी उम्मीद है दर्शक ये जानने में ज्यादा रुचि रखेंगे कि क्यों बढ़ती रही। बिल्कुल बिल्कुल, उछाल क्यों? दो मुख्य कारण थे। पहली बात तो विदेशों से जो निवेश था वो लगातार भारत में पूरे के पूरे लॉकडाउन पीरियड में, बल्कि मैं कहूंगा कि अप्रैल से लेके और आज तक विदेशी निवेश, जिसको हम विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने लगातार यहाँ पर पैसा लगाया है। पहला ये कारण था। दूसरा ये कारण था, लॉकडाउन में जब लोगों के बिजनेस बंद हुए, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, उनके पास करने को कोई काम नहीं था, कोई आमदनी का जरिया नहीं बचा। उस समय अभी ऐसा मेरे पास जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से करीब 60 से 70 लाख लोग नए शेयर मार्केट से जुड़े। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पैसा लगाया और उन्होंने कमाया भी, क्योंकि शेयर मार्केट लगातार एक ही डायरेक्शन में मार्च से लेके अब तक चली है। बिल्कुल। तो ये दो मुख्यतः कारण रहते। तीसरा कारण एक और भी हम ले सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशन है जिसमें म्यूचुअल फंड आते हैं, उन्होंने भी अपना पैसा, उन्होंने भी मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने पैसा अपना शेयर मार्केट में लगा के और म्यूचुअल फंड पे इस दौरान में अच्छे रिटर्न दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये अर्थव्यवस्था का सूचक है? आपने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला कि क्या ये अर्थव्यवस्था का सूचक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहां दूसरी एक तरफ अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली गई, नेगेटिव में चली गई, बिल्कुल, तो शेयर मार्केट ऊपर चली गई, तो ये विरोधाभास कैसे है? इस विरोधाभास को लेके बहुत प्रश्न उठते हैं। तो उसका उत्तर ये है कि शेयर मार्केट, जैसा कि मैंने ये 3 कारण बताए, इसके कारण से चलती रही। और भारत में एक स्थिर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेट, एक स्थिर राजनीतिक पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ था, उस पे पूरी दुनिया के जो निवेशक थे उनको विश्वास था कि भारत की सरकार जो है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। तो इसलिए वो पैसा यहाँ आता रहा। जबकि अर्थव्यवस्था के जो मुख्य आंकड़े हैं, जो मुख्य पैरामीटर जिनको हम बोलते हैं, जिन पैमानों पे अर्थव्यवस्था चलती है, जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, टैक्स कलेक्शन है, रोजगार के जो आंकड़े आते हैं, वो सब नीचे जाते गए। तो पर मैं ये मानता हूं, इसमें देखिए हमारे निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट इस समय थोड़ा सा, हम मार्केट की भाषा में बोलते हैं, ओवरबॉट है, मतलब थोड़ा सा इस समय ज्यादा गर्म हो गई है। तो ऐसे में निवेशकों को केवल बहुत चुनिंदा शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए, अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी करेक्शन भी दे सकता है। और हमने देखा कि जब कोरोना हुआ और उसके बाद जब वैक्सीन की अनाउंसमेंट हुई, तो इस वैक्सीन को लेके
निवेशक बहुत उत्साहित हो गए कि अब तो जो है कोरोना काल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप को जाने का हुआ और जो बाइडेन आने को हुए तो उनको लगा अमेरिका में स्थिरता आ जाएगी, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत इकोनॉमी है। तो उसको लेके भी तो देखिए शेयर मार्केट क्या करता है, मैं अपना एक आखिरी बात बोलता हूं इससे पहले कि आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएं कि शेयर मार्केट क्या करता है कि शेयर मार्केट आने वाली खबरों को पहले से डिस्काउंट कर लेता है, बाकी की दुनिया से पहले शेयर मार्केट डिस्काउंट कर लेता है। और जब वो खबर असल में आती है तो उस समय मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करता, वो पहले ही महीनों हफ्तों पहले उसको डिस्काउंट कर लेता है। तो ये वैक्सीन की खबर अब आई पर वैक्सीन को मार्केट ने पहले से डिस्काउंट कर लिया। तो ये इसलिए निवेशकों को इस बात को समझ के और बहुत सतर्क होकर बहुत चौकन्ना होकर निवेश करना चाहिए, वरना उनके हाथ जलने का, इसको हम मार्केट की भाषा में बोलते हैं कि हाथ जल जाते हैं, बर्निंग फिंगर्स बोलते हैं, कि उसमें नुकसान होने का डर रहता है। तो किसी सलाहकार की मदद से करें और चुनिंदा शेयरों में करें जिनकी वैल्यूएशन आज भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई है, जिनकी बुक वैल्यू जिसको बोलते हैं, मतलब कंपनी में दम है, जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसमें दम है, आगे उसमें बढ़त के, आगे उन्नति के उसमें रास्ते खुले हुए हैं, मुझे लग रहा है वहां पर पैसा लगाना चाहिए। तो ये विरोधाभास, मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को समझ आया कि ये विरोधाभास अर्थव्यवस्था में और शेयर मार्केट में विरोधाभास कैसे है और कैसे ये मार्केट धीरे धीरे चल के आज 50,000 सेंसेक्स पहुंच गया है। ठीक है, ठीक है। अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेड एक्सपर्ट हैं। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से शेयर मार्केट में उछाल आया, इसका जो स्थानीय बाजार है, क्योंकि देखिए लोग आम भाषा में इन तकनीकी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि शेयर बाजार, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। जब हम निफ्टी की बात करते हैं, जब बीएसई की बात करते हैं तो वो नहीं जानते, वो ये देखते हैं कि हमारे बाजार के आसपास क्या हो रहा है। उस स्थानीय बाजार पर इसका क्या अंतर पड़ सकता है? देखिए आलोक जी, शरद जी ने बड़े अच्छे तरीके से आम लोगों को देखते हुए उन्होंने समझाया भी और बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ पे कुछ चीजें कहना चाहूंगा कि देखिए जो मार्केट है, ये मार्केट के लिए जो सबसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें फंडामेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं मार्केट में, बट जो सबसे बड़ी तीन चीजें हैं, जो तीन पिलर हैं जो मार्केट पसंद करता है या नापसंद करता है, तो मार्केट के लिए सबसे बड़ी जो तीन चीजें हैं जो मार्केट पसंद करता है वो है स्थिरता, दूसरी चीज है निश्चितता, और तीसरी चीज है इंटरेस्ट रेट, जो आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट रिजीम जिसे कहते हैं, बैंकों से जो पैसा लेन देन होता है वो किस इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो जब मार्च में मार्केट ने बॉटम बनाया, उस वक्त मार्च में सबसे बड़ी अनिश्चितता थी मार्केट के लिए, वो था कि कोविड के बाद इस कोविड का होगा क्या। तो जब भी मार्केट को कोई भी ऐसी अनश्योरिटी होती है तो मार्केट उसको लिए रिएक्ट करता है, और उसीलिए मार्केट ने मार्च में रिएक्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे ये अनिश्चितता तो हटी वैक्सीन के आने से, लेकिन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, सबसे वो है अमेरिका, सारी चीजें अमेरिका से ड्राइव होती। वहां पे जो राजनीतिक अस्थिरता पिछले कुछ टाइम से थी, इलेक्शन के बाद भी ये क्लियर नहीं हो रहा था कि वहां पे बाइडेन शपथ ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई, उससे एक राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी पूरी दुनिया में। लेकिन उस चीज को मार्केट समझ रहा था कि एक डिसाइसिव मैंडेट जो है वो दिया है यूएस ने, और वहां पे देर सवेर जो बाइडेन शपथ लेंगे। आज जो 50,000 का आंकड़ा है वो एक तरीके से सेलिब्रेशन है इस चीज का कि वो राजनीतिक अस्थिरता वर्ल्ड वाइड वो खत्म हो गई। जो बाइडेन, कमला हैरिस ने वहां पे शपथ ली, और वैक्सीन के आने से जो सामाजिक अस्थिरता का माहौल बना रहा था वो भी धीरे धीरे पीछे चला गया। और जो इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में पूरी दुनिया में है वो बहुत कम है। आप आरबीआई का जो पूरे का पूरा स्टेप देखेंगे वो लगातार बहुत अकोमोडेटिव है, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जितना भी जो भी अकोमोडेटिव पॉलिसीज रख पाएंगे वो रखेंगे। अब इसमें मार्केट, मैंने आपको कहा, फंडामेंटली चलता है और टेक्निकली चलता है। फंडामेंटली आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो मार्केट ओवरबॉट है मार्केट में, लेकिन टेक्निकली आप देखें तो मार्केट एक टाइम के बाद फंडामेंटली नहीं चलता है, फंडामेंटल को पीछे छोड़ देता है और मार्केट टेक्निकल इंडिकेटर्स में चलने लगता है। बिल्कुल। आज
मार्केट जिसे आम भाषा की लैंग्वेज में दो चीजें होती हैं, एक बुल्स हैं, बियर्स हैं। आज बुल ग्रिप में मार्केट है, बियर्स के हाथ में बहुत कुछ नहीं है मार्केट। और साथ में जो मार्केट देख रहा है लगातार, वो ये भी देख रहा है कि आने वाले टाइम में जो अर्थव्यवस्था है उसके इंडिकेटर, चाहे वो एडवांस सेक्टर्स हों, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या आईटी सेक्टर हो या ऑटो सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं और उनमें एक तरीके से सुधार की जो गुंजाइश है आने वाले टाइम में, 1 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में, उसको मार्केट करंट टाइम पे डिस्काउंट करते हुए कह रहा है कि आने वाले दिन यहां से अच्छे होने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के। और अर्थव्यवस्था ने पिछले 6 महीने, साल भर के अंदर जितनी भी चीजें जो भी झेला है, उसके लिए एक ब्राइट स्पॉट जिसे कहते हैं ग्रीन शूट्स, वो मार्केट को दिख रहा है और मार्केट उसको आज डिस्काउंट कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए मार्केट आज रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन जो आपने अपने रिमार्क्स में कहा कि अर्थव्यवस्था यहां से मार्केट पे हो, तो मैं आलोक जी इसमें बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट अर्थव्यवस्था को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था मार्केट को रिफ्लेक्ट करे ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को मैं पर्सनली कहूंगा कि वो कोई भी एक्सपर्ट के थ्रू ही मार्केट में जाए, र्यूमर्स पे बिल्कुल भी ना विश्वास करें, क्योंकि एक कहावत है मार्केट में, एक कोट कही जाती है कि बाय ऑन र्यूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। सो र्यूमर्स तो हो चुकी, अब न्यूज का टाइम है जहां पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो हो सकता है अपना प्रॉफिट बुक करें, जो ट्रेडर्स हैं जो मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। तो मैं जरूर ये कहूंगा अपने दर्शकों को कि आप मार्केट में जो भी आज पैसा लगाएं, जो भी कोई भी ट्रेड करें, वो किसी एक्सपर्ट के थ्रू करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी SIPs को बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि यू नेवर नो कि मार्केट यहां से कहां कितना ऊपर जाए तो आपका नुकसान भी ना हो। लेकिन स्टैगर्ड मैनर में ही काम करें, एक साथ एक मुश्त पैसा आप इस मार्केट में ना लगाएं। एक करेक्शन की किसी भी वक्त उम्मीद है, किसी को नहीं पता वो करेक्शन आज आएगा, 60,000 पे आएगा, 70,000 पे आएगा, लेकिन एक करेक्शन के बाद ही पैसा एक लगाएं। और सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ा सा मार्केट में इंतजार करें करेक्शन स्थायित्व के लिए। ठीक है शरद जी, आपके पास आएंगे, आपसे हम एक बात समझना चाहेंगे कि ज्यादातर दर्शक हमारे जीडीपी को तो ठीक से समझते हैं, वो जानते हैं कि जब जीडीपी बेहतर होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक से काम करती है, लेकिन राष्ट्रीय आय के बारे में बहुत कम लोग समझ रखते हैं, जिसमें कि विदेशों से जो आय आती है, चाहे वो डॉलर्स के रूप में आए, चाहे वो किसी भी मुद्रा के रूप में आए, वो आकर राष्ट्रीय आय में जुड़ती है। अगर हमारा शेयर बाजार ठीक से परफॉर्म कर रहा है, अगर इसमें उछाल आई है, तो क्या बजट में भी इसका कोई बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट जल्द ही आने वाला है भारत सरकार का? देखिए, पीछे मैंने बताया जैसे कि मार्च से लेके अब तक जो विदेशी संस्थागत निवेशक थे, FII जिनको कहते हैं, उन्होंने बेहिसाब पैसा भारत में निरंतर हर महीने उनका पैसा आता रहा, आज भी आ रहा है, चाहे थोड़ा पहले से कम है पर आज भी आ रहा है। तो ये पैसा आके हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, उसने उसको रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा दिया है। आज $600 बिलियन के आसपास के हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। तो इसके विदेशी मुद्रा भंडार, आपने पूछा कि बजट का इससे क्या संबंध होगा शेयर मार्केट के उससे, तो मैं आपको बताता हूँ, जो विदेशी मुद्रा भंडार का मजबूत होना, विदेशी मुद्रा भंडार का अधिक होना या रिकॉर्ड लेवल पे होना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास बिल्ड करता है, सरकार के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है। क्योंकि भारत की हम उदाहरण के तौर पे ले तो 80% से ज्यादा जो ऑयल का इंपोर्ट, ऑयल जो होता है वो इंपोर्ट किया जाता है, जिसके लिए आपको विदेशी मुद्रा चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें भारत आज भी विदेशी उस पर देशों पर निर्भर है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी कि हमारी विदेशों पर जो निर्भरता है वो कम हो। तो इसके लिए आपको विदेशी मुद्रा चाहिए। तो वो जो पैसा यहाँ पर आया, जो शेयर मार्केट में लगा, तो शेयर मार्केट में पैसा तो रुपए में लगता है, जो फॉरेन एक्सचेंज आता है उसको रिजर्व बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जोड़ता जाता है, या भारत सरकार के पास वो जोड़ता जाता है। तो उससे बजट में सरकार को, मुझे लग रहा है, प्लानिंग करने में, इंपोर्ट्स को डिसाइड करने में, सरकार को नीतियां बनाने में कुछ ना कुछ सुविधा अवश्य रहेगी। और दूसरी बात यह है कि शेयर मार्केट किससे बनी है? शेयर मार्केट बनी है
कंपनी से। तो अगर उन कंपनी के, जैसा कि अंकुर ने भी अभी बताया, जैसा कि कंपनीज के जब मुनाफा हमने देखा कि अभी जो पिछली तिमाही गई, Q3 जिसको हम कहते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनीज के जो मुनाफे के आंकड़े आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। ज्यादातर कंपनीज के अच्छे आ रहे हैं, कुछ के खराब भी आ रहे हैं, पर बहुत सारी बड़ी कंपनीज के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अच्छे रिजल्ट्स होना सरकार के लिए अच्छा है, क्योंकि वो मार्केट बढ़ रही है, वो एक अलग चीज है। क्योंकि जो टैक्स की कलेक्शन हमने देखा अंकुर, आलोक, के जो टैक्स की कलेक्शन थी वो कोविड के दौरान बहुत गिर गई, जिससे सरकार का जो राजस्व था वो नीचे आ गया। उसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट था, जिसको हम सरकारी घाटा कहते हैं, वो राजकोषीय घाटा 3.5% जो टारगेट था वो इस समय बढ़ के करीब 7.5, 8 या उससे भी ज्यादा जा चुका है। तो टैक्स की कलेक्शन जैसे जैसे बढ़ेंगी, अगर इन कंपनियों के मुनाफे अच्छे आ रहे हैं, जो कि शेयर मार्केट के माध्यम से हमें जल्दी पता लग जाता है, आम आदमी को जल्दी पता लग जाता है, तो मुझे लग रहा है कि उससे जो कॉर्पोरेट टैक्स की कलेक्शन है, जो कंपनियां जो टैक्स चुकाती हैं, उसकी कलेक्शन बढ़ेगी, जिससे सरकार को जो विकास पर खर्च करना है, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम चल रही है। आज कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने की बात की जा रही है। कोरोना वैक्सीन के अलावा कितनी सारी वेलफेयर स्कीम चल रही है, किसान सम्मान निधि है, बहुत सारी आयुष्मान भारत है। ये सारी स्कीम किससे चल रही है? ये सारी स्कीम सरकार से पर जो राजस्व आता है उसके माध्यम से चलती है। तो अगर टैक्स की कलेक्शन अच्छी रहेगी कंपनियों के मुनाफा अच्छा होने से, तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इन डेवलपमेंट स्कीम को, इन विकास की योजनाओं को चलाने में सुविधा रहेगी। और आगे जो सरकार ने खर्च करना है, आलोक, ये बहुत जरूरी बात है कि ये अर्थव्यवस्था कैसे उभरेगी। ये उभरेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ेगा। और ये खर्च कैसे बढ़ेगा? अगर सरकार के हाथ में पैसा होगा। देखिए, सरकार, हमारे प्राइम न्यूज के दर्शक ये सोच रहे होंगे कि सरकार को पैसे की क्या कमी है, वो तो जब चाहे नोट छाप ले, जितने मर्जी नोट छाप ले। नोट छापना बहुत ही वाजिब प्रश्न आपने किया। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता है। आप नोट की छपाई अंधाधुंध नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, वो इतना बढ़ जाएगा कि लोगों के लिए सामान खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को भी खर्च करने के लिए अपनी आमदनी की ओर देखना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है टैक्स की कलेक्शन अगर अच्छी होगी, कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे, तो शेयर मार्केट ये सूचना जरूर दे रहा है। बाकी जो हमने कारण देखे, जो अंकुर ने बताए, जो आपको मैंने भी बताए, ये सूचना जरूर दे रहा है कि कोरोना से उभरने में भारतीय कंपनियों को उतना समय नहीं लग रहा जितना समय बाकी के देशों को लग रहा है। भारत आज बहुत तेजी से इस कोरोना बीमारी के प्रभाव से बाहर आ रहा है, और इसके बाहर आने की वजह से बहुत जल्दी कंपनियां वापस मुनाफे में आ रही हैं, लोगों की आमदनी वापस आ रही है। तो उसकी वजह से बजट बनाने में सरकार को सुविधा होगी, और मुझे लग रहा है बजट को विकासशील दृष्टिकोण से देखने में बहुत सुविधा रहेगी। आगे बजट लोगों के विकास, और अगर तरक्की कंपनीज करती है, तरक्की देश करता है, तो मैं समझता हूं तरक्की आम आदमी भी उसके साथ साथ करता है। मेरा ऐसा मानना है आलोक के 6 महीने से 1 साल के अंदर भारत पूरी तरह से इस कोरोना महाकाल से जो आर्थिक डैमेज हुई है, नुकसान हुआ है, उससे बाहर आ जाएगा और दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से बन जाएगा। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इसलिए सरकार जब बजट बनाएगी, और वित्त मंत्री जी ने तो आलोक बोला है कि ये बजट ऐसा होगा कि आपने कभी ऐसा बजट नहीं देखा होगा, नेवर बिफोर बजट कह रहे हैं कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है जो आत्मनिर्भर अभियान की घोषणाएं हमने इतनी सारी सुनी लॉकडाउन के दौरान, ये बजट उसी श्रृंखला में, उसी को आगे बढ़ाते हुए देश को तेजी से विकास की पटरी पर लाने वाला साबित होगा। बिल्कुल। अंकुर जी, जिस तरह से शरद जी ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही संक्षेप में इन्होंने सारी बारीकियां समझा दी कि बाजार किस तरह से इसमें रिएक्ट करेगा, इसमें किस तरह से बजट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और आपसे मैं यहां पर यह समझना चाहूंगा कि तमाम जो हमारे दर्शक होंगे वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि जब शेयर बाजार में उछाल आया है तो उनकी यहां पर क्या भूमिका हो सकती है, वो शेयर मार्केट में किस तरह से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शेयर बाजार के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है कि उनको कहां पर निवेश करना चाहिए, या अभी उनको पूरी मार्केट को स्थिर हो जाने का इंतजार करना चाहिए? देखिए आलोक जी, अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि आम आदमी ये सोचता है कि 50,000 सेंसेक्स पहुंच गया, 15,000 निफ्टी पहुंच गया, अब क्या मेरा इसमें कुछ फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो देखिए, इसमें जब ओवरऑल वेल्थ जनरेट होती है, सेंसेक्स में हो चाहे किस प्रॉपर्टी में हो, तो उसका फायदा, ओवरऑल वेल्थ जनरेशन का फायदा समाज में होता है। आज
आम आदमी कैसे इससे प्रॉफिट ले सकते हैं, तो इसमें मैं ये समझाना चाहता हूं कि देखिए, सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनियां को रिप्रेजेंट करता है और जो निफ्टी है वो टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सेंसेक्स को जब हम देखते हैं 50,000, तो सेंसेक्स में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन वो सेंसेक्स उन हजारों कंपनियों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो उन टॉप 50 कंपनी 30 कंपनियों को, ऐसे ही निफ्टी 50 कंपनी को कंसिडर निफ्टी 50, राइट। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, बीएसटी 30, इसको ऐसे कहते हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये आम आदमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझ। बिल्कुल बिल्कुल। अब मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं आलोक। एक ट्रेंड होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, एक ट्रेंड होता है मीडियम टर्म ट्रेंड, और एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। इन तीनों ट्रेंड की बहुत कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों ट्रेंड हमेशा एक डायरेक्शन में चलें। मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो सकता है हमेशा बहुत टाइम तक लॉन्ग जाने का ही रहे, लेकिन मीडियम टर्म ट्रेंड में आपका करेक्शन आ जाए। तो आज हमें जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जितना मार्केट को मैं आज ऑब्जर्व कर रहा हूं उसमें बीएससी की 30 कंपनियां और एनएससी की 50 कंपनियां, इनके शेयर काफी अच्छे ऊपर चले गए हैं। लेकिन अगर ब्रॉड मार्केट की आप बात करें तो ब्रॉड मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ शेयर अभी भी अपनी पीक्स को के पास नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे ऐसे मझोले शेयर्स हैं, मीडियम एमएसएमई के शेयर्स हैं, स्मॉल कैप शेयर्स हैं, मीडियम कैप शेयर्स हैं, जो अभी भी अपनी पीक से बहुत है। वो आज भी वहां ट्रेड कर रहे हैं जहां पे 30,000 सेंसेक्स था या निफ्टी जो है 10,000 11,000 के आसपास थी। तो आज भी मार्केट में बहुत ऐसे मौके हैं जहां पे कंपनियों ने रिजल्ट देना अच्छा शुरू किया है और उनके शेयर अभी भी अपनी पीक से बहुत पीछे हैं। ऐसे अगर शेयर्स में हम आज भी इन्वेस्ट करें तो मुझे उम्मीद है कि आम आदमी भी, एक नॉर्मल आदमी भी एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर आप कहूंगा कि किसी भी ऐसे शेयर में आपको अगर पैसा लगाना है तो आप एक्सपर्ट के बगैर ना लगाएं। और मैं ये जरूर कहूंगा कि अपनी SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपके म्यूचुअल फंड्स के होते हैं उनको बिल्कुल रोके नहीं। आप ये सोचें कि आज 50,000 पे हो गया, मैं इसको बेच के मुनाफा कमा लेता हूं, चला जाता हूं, उनको बिल्कुल ना रोकें, उनको चलने दें। जो भी आदमी मार्केट में जिस भी टाइम को डिसाइड करके आया है उसको डिसाइड करने दे, उसे रहने दे। मैं एक बात तो ये कहूंगा। दूसरा मैं ये कहूंगा कि एक चीज और समझने की है, आम आदमी को ये भी समझना है कि स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड और क्या चीजें हैं। जैसे अब से थोड़े दिन पहले, आज हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, पर थोड़े दिन पहले हम सोने की बात कर रहे थे। सोना नई ऊंचाइयां छू रहा था और स्टॉक मार्केट बिल्कुल गर्त में जा रहा था, डाउन था। तो आलोक जी, मैं आज आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि इन दोनों के को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी सोने में भी निवेश करता है, सोने को भी समझता है, बिल्कुल खरीदता है। जब भी दुनिया में अस्थिरता होगी, जब भी दुनिया में इनसिक्योरिटी होगी, अनिश्चितता होगी, उतना ही सोना ऊपर जाएगा। क्योंकि सोने को हम हेज मानते हैं अस्थिरता का। और दुनिया में जितनी निश्चितता होगी और जितनी सिक्योरिटी होगी उतना ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा और सोना नीचे जाएगा। इसीलिए एज एन ट्रेड एक्सपर्ट मैं आपको हमेशा ये बात कहूंगा कि आप कभी भी जो भी निवेश करें वो कभी भी ऐसे ना करें कि आप सारे का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं या सारे का सारा पैसा सोने में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, क्योंकि दोनों में वो विरोधाभास चलेगी। बिल्कुल चलेगा। इसलिए हमेशा हमेशा कोट कहते हैं, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। आप हमेशा पैसे को बांट के रखें। अलग अलग असेट क्लास की अलग अलग चाल होती है। हर असेट क्लास का अलग अलग ऊपर जाने का, नीचे जाने का टाइम होता है। तो आप हमेशा असेट क्लास को में सही तरीके से पैसा लगाएं और हमेशा इस तरीके से अपने असेट्स को लोकेट करें कि जब जिस चीज का टाइम है उसमें आप मुनाफा कमा सकें। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही आसानी से आपने समझा दिया कि अगर सेंसेक्स या निफ्टी 50 इस तरह के अगर सूचकांक उछाल भरते हैं तो बाजार पर क्या असर होता है, अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है, और साथ ही
जो आने वाला बजट है उस पर इसका क्या सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।